नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल DOI स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंग्लिश फिलोसोफर की, एक ऐसे विचारक की जिनके विचारों ने अभी तक के सभी विचारों से अलग हटकर बात करी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज जेरेमी बेंथम, जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। और जेरेमी बेंथम की क्वालिटी ये थी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों पे, समाज पे और राजनीति पर, समस्याओं पर बात नहीं करी। इन्होंने उससे हटकर थोड़ी सी बात करी। और इनका जो पूरा का पूरा जो इनका थिंक टैंक जो बेस्ड है, वो बेस्ड है पेन और प्लेजर पे। जी, ये बात करते हैं कि इंसान को सिर्फ और सिर्फ प्लेजर चाहिए, खुशी चाहिए। यानी कि इंसान का जो नेचर है वो पेन अवॉइडिंग है और प्लेजर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखना चाहता है। उसी हिसाब से गवर्नमेंट को काम देते हैं, उसी आइडियोलॉजी पर ही अपनी सरकार की बात करते हैं और उसी आइडियोलॉजी पर ही समाज की भी बात करते हैं। तो जेरेमी बेंथम बेसिकली एक इंग्लिश फिलोसोफर जिनका जन्म 1748 में हुआ, डेथ 1832 में हुई। उनका जो विचार था, वो सारा का सारा जो विचार है वो पेन एंड प्लेजर पे डिपेंड है। किस पर है? पेन एंड प्लेजर। ठीक है। अब देखिए, मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि इनका पहले आप ईयर देखिए, कौन से ईयर से कौन से ईयर के बीच में इनका काल रहा है। तो 1748 से लेकर 1382 तक इनका काल रहा है। उस टाइम पे ब्रिटिश क्या चीज फेस कर रहा था? पुनर्जागरण, एनलाइटनमेंट को ब्रिटिश उस समय फेस कर रहा था। ठीक है, पुनर्जागरण और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये उस समय ब्रिटिश में चरम पर था। तो इनके विचार उन चीजों से इफेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे। या तो विचार स्थिति से इफेक्ट होते हैं या स्थिति जो है वो विचारों से इफेक्ट होती है। तो ये पुनर्जागरण को देख रहे थे, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देख रहे थे। दोनों चीजों को देख के उन्होंने एक जो रिजल्ट निकाला अपने रिसर्च के द्वारा, वो ये था कि व्यक्ति जो है वो परेशान है, वो बहुत ज्यादा पेन में है और उसकी जो अल्टीमेट जो ख्वाहिश है, जो चॉइस है, यानी कि जो वो चाहता है, वो है पेन अवॉइड करना और प्लेजर को मैक्सिमम गेट करना, अपना ग्रैब करना। ठीक है, तो इस चीज के रिजल्ट पर ये निकले। तो इनके पूरी की पूरी विचारधारा पेन एंड प्लेजर पे बेस्ड हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको इनका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। बात करते हैं इनकी दो बुक्स, दो रचनाओं की। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बेंथम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो उनकी इन बुक्स में से ही बनते हैं। देखिए, बेंथम की फिलॉसफी बेस्ड थी पेन एंड प्लेजर पे। तो वो पेन एंड प्लेजर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि न्याय से रिलेटेड, कि न्याय के बारे में कुछ जानना हो, न्याय से रिलेटेड कोई भी, या चर्च से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो हमारा दिमाग कहाँ जाता है? मैकियावेली पे, है ना। और अगर न्याय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जॉन रॉल्स पे, है ना। कल जो हमने अभी लास्ट क्लास अपनी ली थी, उस क्लास में भी हमने यही चीजों को कवर किया था कि हम किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को, कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। और जैसे ही क्वेश्चंस के अंदर पेन और प्लेजर जैसी कोई चीज आएंगी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जेरेमी बेंथम। ठीक है, बेंथम के सबसे इंपॉर्टेंट जो दो बुक्स हैं, दो रचनाएं हैं, वो है द फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट और इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, बेंथम एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपने विचारों से पेन अवॉइडिंग की बात करी है और प्लेजर को ग्रैब करने की बात करी है। और उन्हीं विचारों के अंदर एक झलक मिलती है डेमोक्रेसी की, क्योंकि डिक्टेटरशिप में पेन अवॉइडिंग पॉसिबल नहीं है ना। या किसी भी पॉलिटी के अंदर, किसी भी सरकार के अंदर, या जो अरस्तु ने 6 प्रकार की सरकारें बताई थी, या किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था के अंदर आप पेन को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर कोशिश कर सकते हैं पेन को अवॉइड करने की, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग डेमोक्रेसी में कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी और प्लेजर कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक क्वेश्चन आपके सामने आ भी जाता है कि जेरेमी बेंथम किस प्रकार की शासन व्यवस्था को समर्थन करते थे, तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी ही होगा। ठीक है, उसको आगे समझने से पहले आप इस बात को समझिएगा कि द फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, द इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, इनकी दो बुक थी। ठीक है, बेंथम ने जो भी अपनी रचनाएं लिखी, ये तो मुख्य रचनाएं हैं जिस पर से आपके क्वेश्चंस आते हैं। बेंथम की अन्य जितनी भी रचना थी, उनकी क्वालिटी ये थी कि बेंथम नेवर ऑर्गेनाइज्ड हिज वर्क। बेंथम ने कभी भी अपनी रचनाओं को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में नहीं लिखा। ठीक है, इस चीज को मैं और एक बात बता के आपको क्लियर करता हूं कि बेंथम जो थे, जो पेन और प्लेजर की बात करते हैं, बेसिकली ये एक एडवोकेट थे।
क्या थे ये एक वकील थे, ये एक एडवोकेट थे, ठीक है। बट ही नेवर प्रैक्टिस हिज प्रोफेशन, वो एक वकील थे लेकिन उन्होंने कभी भी अपने प्रोफेशन को, अपनी वकालत को प्रैक्टिस नहीं किया, है ना। उन्होंने कभी भी अपनी पुस्तकों को एक व्यवस्थित ढंग में नहीं, अपनी रचनाओं को एक व्यवस्थित ढंग में कभी भी उन्होंने नहीं रखा। तो यहाँ पे एक चीज आप जो समझ सकते हो वो ये है कि बेंथम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को अवॉइड करना भी चाहते हैं। एक पढ़ाई तो आपने पढ़ ली लॉ की, ठीक है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपने बुक्स तो लिख ली लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको वो नहीं कर रहे हैं, उसको मतलब व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बेंथम की विचारधारा यहाँ से भी क्लियर हो जाती है, वो किस तरीके से वो पेन को पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं, है ना, कि मैंने काम कर लिया लेकिन व्यवस्थित नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को एक तरह से मेरे को वो पेन लगता है। मैंने पढ़ाई तो कर ली, मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगा। वो अपने विचारों से इंग्लैंड के अंदर क्रांति लाना चाहते थे, लेकिन उनके विचार क्या थे, पेन एंड प्लेजर पे बेस्ड थे, है ना। अब ऐसे विचारों से क्रांति तो नहीं आ सकती, लेकिन क्रांति की वजह से ऐसे विचार जरूर बन सकते हैं। यही बात हम लोगों ने स्टार्टिंग में की थी। तो बेंथम की दो बुकें हैं जो हमने लिखी, बेंथम was trying to bring legal and political reform। बेंथम जो थे वो लीगल और पॉलिटिकल रिफॉर्म लेके आना चाहते थे, ठीक है। इसको ओके, बेंथम was trying to bring legal and political reforms by his philosophy। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे इनका लिख देता हूँ, he wish कि जो भी एथिकल एंड साइंस रिफॉर्म्स हैं वो लीगली हो जाए, ठीक है। बेंथम वाज ट्राइंग कि जो भी पॉलिटिकल और एथिकली साइंटिफिक जो भी रिफॉर्म है वो सब लीगली हो जाए, बट वो पॉसिबल ही नहीं था उस जगह पर, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने बेंथम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन को समझा, उनकी बुक्स के बारे में हमने पढ़ा। बुक्स उनकी दो थी, द फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, द इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। और जो इंपॉर्टेंट था वो क्या था कि बेंथम हैज नेवर ऑर्गेनाइज्ड हिज वर्क, ठीक है। ओके, बात करते हैं फाउंडरशिप की, बेंथम किस चीज के फाउंडर थे। तो दोस्तों यहाँ पे बेंथम जो थे वो फाउंडर थे यूटिलिटेरियनिज्म के, यानी कि उपयोगितावाद के। किसके? इनके जो विचार हैं वो यहीं से आपको समझ में आएंगे, उपयोगितावाद। तो ये जो बेंथम जो फाउंडर थे वो थे उपयोगितावाद के, और वो कहते थे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, इसकी वो बात करते थे। साथ साथ वो ये भी बोलते थे दोस्तों कि प्रकृति ने मनुष्य को सिर्फ दो ही प्रकार के काम दिए हैं, वो हैं पेन और प्लेजर को समझने के, कि कहाँ किस काम से उनको खुशी मिल रही है और किस काम से उनको परेशानी हो रही है। प्रकृति सिर्फ लोगों को ये दो जिम्मेदारियां देती है। ये बात यहाँ पर करी है बेंथम ने, ठीक है। बेंथम की हम समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पेन एंड प्लेजर थ्योरी, प्लेजर पेन थ्योरी भी हम इनकी समझेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज इनकी बता दूं कि वो कहते हैं ह्यूमन आर बेसिकली प्लेजर सीकिंग एंड पेन अवॉइडिंग। ये मैं आपको समझा देता हूं। बेंथम कहते हैं ह्यूमंस आर pleasure seeking and pain avoiding। व्यक्ति जो है वो प्लेजर को ढूंढता है और पेन को अवॉइड करने का प्रयत्न करता है, ये कहते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं ह्यूमन डू दोज थिंग विच गिव प्लेजर एंड विच अवॉइड पेन। दूसरी बात वो बोलते हैं ह्यूमंस डू only those things which give them pleasure
एंड अवॉइड पेन। तो ये जो दो बातें हैं ये जेरेमी बेंथम ने ह्यूमंस और पेन प्लेजर के बारे में कही है। दोबारा समझिए, देखिए जेरेमी बेंथम जो है वो फाउंडर हैं उपयोगितावाद के, कहते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की वो बात करते हैं। उसके बाद बोलते हैं ह्यूमंस आर प्लेजर सीकिंग गाइज एंड पेन अवॉइडिंग। जो व्यक्ति है वो पेन को अवॉइड करने का प्रयत्न करता है कंटिन्यू, और प्लेजर को खोजता रहता है। दूसरी बात वो बोलते हैं ह्यूमन डू ओनली दोज थिंग विच गिव देम प्लेजर एंड अवॉइड पेन। व्यक्ति सिर्फ वही काम करता है, पूरी जिंदगी वो सिर्फ वही काम करता है जिस काम में उसको पेन अवॉइड करना होता है और प्लेजर को ग्रैब करना होता है। पूरी जिंदगी व्यक्ति इसी काम को करता है। वापस आए थे इसकी प्लेजर एंड पेन थ्योरी पे। प्लेजर और पेन थ्योरी के बारे में क्या बात करते हैं जेरेमी बेंथम, देखिए यहाँ पे समझिए आप। वो कहते हैं हाउ पीपल एक्चुअल बिहेव, व्यक्ति कैसा एक्चुअल में बिहेव करते हैं। तो इसका आंसर वो देते हैं साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म। इसका आंसर देते हैं साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म। आया वो क्वेश्चन दोस्तों ये। और दूसरी बात वो करते हैं हाउ पीपल शुड बिहेव, उनको कैसा बिहेव करना चाहिए। उसका आंसर वो देते हैं एथिकली हेडोनिज्म। ठीक है, यानी कि व्यक्ति को एथिकली बिहेव करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति जो है वो साइकोलॉजिकल बिहेव करता है। इन दोनों बातों में आप फर्क को समझिए। व्यक्ति साइकोलॉजिकल बिहेव करता है, यानी कि व्यक्ति क्या है, वो अधिक से अधिक खुशियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और अपने दुखों को दूर करने की कोशिश करता है। ये उसका साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म, साइकोलॉजिकल उसकी ये उपयोगिता है। उसके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि मुझे मैक्सिमम पेन जो है वो अवॉइड करना है और प्लेजर को ग्रैब करना है। और उसको एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, उसको एक्चुअल में एथिकली होना चाहिए, लेकिन वो है कैसा, साइकोलॉजिकल। अब यहाँ पे आप समझिए साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के पास वो सब चीजें हैं जिससे वो पेन को अवॉइड कर रहा है, उसके पास प्लेजर इनफ है, ठीक है, तो एथिकली उस व्यक्ति को अब यहीं पर रुक जाना चाहिए। यानी कि उसको जो पेन अवॉइड करना था वो उस पेन को अवॉइड कर चुका है। उसको जितना प्लेजर चाहिए था उतना प्लेजर उसके पास है, उतनी खुशियां उसके पास हैं, तो व्यक्ति को एथिकली यहीं पे रुक जाना चाहिए। बट व्यक्ति क्या करता है, अपने साइकोलॉजिकल अपने मानसिकता के कारण वो और ज्यादा खुशियों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो बेंथम कहते हैं कि आपके पास जितनी खुशी होनी चाहिए थी उतनी खुशियां हैं। जो पेन आपको अवॉइड करना था वो पेन आपने अवॉइड किया, ठीक है। अगर आप अपनी खुशियां जो आपके पास जितनी होनी चाहिए तो उतनी तो है ही, बट अगर आप इन खुशियों के अंदर एक्स्ट्रा खुशियों को ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप दूसरे लोगों की खुशियों को उनसे छीन कर अपने पास लेके आ रहे हैं। और आपको तो खुशियां मिल रही हैं, लेकिन जो बाकी व्यक्ति जिनसे आपने वो खुशियां प्राप्त की हैं वो सभी व्यक्ति क्या है, आप जानबूझकर या अनजाने में उन व्यक्तियों को पेन की तरफ आप उनको ढकेल रहे हैं। इसलिए वो यहाँ पे बात करते हैं कि व्यक्ति जो है वो साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म है, लेकिन उसको एथिकली हेडोनिज्म को फॉलो करना चाहिए, यानी कि उसको नैतिकतावादी होना चाहिए व्यक्ति को, जिससे कि उसको जितनी खुशियां चाहिए थी उतनी खुशियों पर ही संतुष्ट होना व्यक्ति को आना चाहिए। क्योंकि यदि वो दूसरों की अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए और ज्यादा मेहनत करेगा या और ज्यादा प्लेजर को ग्रैब करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं वो उन व्यक्तियों को दुखी कर देगा जो व्यक्ति अपना प्लेजर नहीं ले पा रहे हैं। बात समझे आप यहां तक? तो यहां पे वो प्लेजर और पेन की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब वो बात करते हैं ओके, ये उनकी प्लेजर एंड पेन थ्योरी थी, ठीक है। अब वो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की, ठीक है। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की वो बात करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के अंदर वो बोलते हैं बेंथम से दैट एवरी एक्शन एंड बिहेव आर लाइक, क्या कहते हैं वो, एवरी एक्शन एंड बिहेव आर राइट इन so far as
एवरी एक्शन एंड बिहेव आर राइट इन सो फार एज दे आर फॉर गेटिंग प्लेजर और हैप्पीनेस। देखिए यहाँ पे समझिए बेंथम क्या कहते हैं। बेंथम कहते हैं हर वो एक्शन, हर वो बिहेव करेक्ट है। वो किसी भी एक्शन या किसी भी बिहेव को गलत नहीं मानते। वो कहते हैं हर वो एक्शन, हर वो बिहेवियर करेक्ट है जिससे व्यक्ति को खुशियां मिलती हैं, जिससे व्यक्ति को प्लेजर मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये बात करना चाहते हैं, ठीक है। हर वो एक्शन, हर वो बिहेव वो करेक्ट मानते हैं जिससे व्यक्ति को खुशियां मिलती है। साथ ही साथ वो ये बात भी बोलते हैं यूटिलिटी इज द मेजरमेंट आइडिया कहते हैं यूटिलिटी इज द मेजरमेंट आइडिया टू एक्सपीरियंस द पेन और प्लेजर। ठीक है, क्या कहते हैं यूटिलिटी is the measurement idea to experience pain and pleasure। ठीक है, वो कहते हैं यूटिलिटी जो है वो बेहतरीन आइडिया है पेन और प्लेजर को एक्सपीरियंस करने का, उसको समझने का। अब कैसे मेजर करेंगे, हाउ टू मेजर द यूटिलिटी बिटवीन पेन एंड प्लेजर, इस चीज को आप समझिएगा। हाउ, देखिए ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं हाउ टू मेजर द यूटिलिटी बिटवीन पेन एंड प्लेजर। ठीक है, तो यहाँ बेंथम 7 तरीके बताते हैं पेन और प्लेजर को मेजर करने के। ठीक है, तो सबसे पहले वो बात करते हैं इंटेंसिटी की, दूसरी बात वो करते हैं ड्यूरेशन की, तीसरी बात करते हैं सर्टेनिटी की, फिर बोलते हैं वो प्रोपिक्यूटी की और फैक्यूनिटी की। ठीक है, तो इन सबको हम समझते हैं एक एक करके इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटेंसिटी की, यानी कि इसके अंदर कंसीडर किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ द हैप्पीनेस, कि जो खुशियां आपको मिली हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है। दूसरी बात वो करते हैं ड्यूरेशन, कि जो खुशी आपकी मिली है वो कितने ड्यूरेशन के लिए आपके पास है, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको मिली है, कम ड्यूरेशन की है, ज्यादा ड्यूरेशन की है, या हमेशा के लिए है, या कुछ क्षण भर की ही है ना। तो ये वो ड्यूरेशन की बात करते हैं। तीसरी बात वो करते हैं सर्टेनिटी की, यानी कि निश्चितता की। ये कंसिडर करते हैं कि खुशी जो मिली है आपको वो एक्चुअल में है, या आपको लग रहा है कि आपको खुशी मिली है, या वो एक्चुअल में ही आपको एक हैप्पीनेस मिली है ना। तो वो बात करते हैं सर्टेनिटी की। चौथी बात वो करते हैं प्रोपेंक्यूटी की, यानी कि समय की, कि जो खुशी आपको मिली है उसको प्राप्त करने में आपने कितना समय लिया, और जितना समय आपने उसको प्राप्त करने में लिया क्या उतना समय आपने पेन को भी प्लेजर किया, क्या आपने पेन को भी फील किया, वो बात करते हैं इसकी। तो वो कहते हैं हाउ सून इट विल अकर, यानी कि जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे थे, आप यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये आप एक खुशी को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस खुशी तक पहुंचने के लिए आपको पेन का सहारा लेना पड़ रहा है। यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात जग रहे हैं, यूट्यूब क्लासेस देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को मेजर भी कर पा रहे हैं कि आप कितने 100 में से क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं, कितने पेपर 1 में क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ पेन विच वट एवर यू आर फीलिंग, है ना। तो लेकिन जैसे ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपको एक खुशी मिलेगी, आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी, प्लेजर मिलेगा। तो यहाँ पे वो बोलते हैं हाउ सून इट विल अकर, यानी कि कितनी जल्दी आप उस खुशी तक पहुंच गए। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं एक बार में क्वालिफाई कर पाते, बहुत मेहनत करने के बाद भी 1-2 नंबर से रह जाते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं, है ना। तो वो यहाँ पे यही बात करना चाहते हैं कि हाउ सून इट विल अकर, वो कितनी जल्दी खुशी आपको आपके पास मिल जाएगी। फिर वो बात करते हैं फैक्यूनिटी की, यानी कि उपजाऊपन की बात करते हैं। इसका मतलब होता है इट कंसिडर वेदर इट लीड टू एडिशनल प्लेजर, कि आप नेट की तैयारी कर रहे थे और नेट की तैयारी आप करते करते आपने तैयारी इतनी अच्छी करी कि आपका नेट के साथ साथ पीजीटी का एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया, पीजीटी के साथ साथ पीएचडी का भी क्वालिफाई हो गया, और नेट में आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। समझ रहा है मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या है, वो फैक्यूनिटी की बात करते हैं, उपजाऊपन की। वेदर इट लीड टू एडिशनल प्लेजर, कि क्या आप एक चीज की तैयारी करते करते आपने एक्स्ट्रा 2-3 चीजें क्वालिफाई कर ली। आप एक खुशी के चक्कर में आप मेहनत कर रहे थे, और उस खुशी को प्राप्त करने के पास जब आप पहुंचे, तो उसके साथ साथ आपको 2-3 एक्स्ट्रा चीजें और आपको हैप्पीनेस मिली। पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल है। ठीक है, छठी बात वो करते हैं प्योरिटी की।
प्योर होने यानी कि शुद्धता की, कि जो खुशी आपको मिली उसमें प्योरिटी कितनी है। प्योरिटी का यहाँ पे मतलब होता है कि जो खुशी आपको मिली कि क्या आपने मतलब सिर्फ अपनी खुशी के लिए कार्य किया है या आपकी खुशी जब मिली आपको जिससे किसी को पेन मिला है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको खुशी मिली तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, या आपको खुशी मिली और दूसरे को पेन मिला इसलिए आपको खुशी मिली। वो ये चीज को भी कंफर्म करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं दूसरे को पेन अवॉइड करना है, अपना तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है, आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो भी पेन, जो भी आप प्लेजर और हैप्पीनेस के लिए आप भाग रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में एथिकली और साइकोलॉजिकली बात करी थी। वो कहते हैं कि लोग जो है वो साइकोलॉजिकली सोचते हैं लेकिन उनको एथिकली सोचना चाहिए। साइकोलॉजिकल सोचते हैं तो ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, चाहे वो मैं किसी से छीन के लेके आऊं। यहाँ पे मैं सिर्फ अपने प्लेजर की बात कर रहा हूँ, अपने हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ और दूसरे के पेन को अवॉइड कर रहा हूँ। बट द मैन शुड बी एथिकली हेडोनिज्म, यानी कि व्यक्ति जो है उसको एथिकली सोचना चाहिए कि यार मेरे को इतनी जरूरत है वो तो मेरे पास है, दूसरा छोड़ देता हूँ, जिसको जरूरत होगी अपने आप ले जाएगा, मैं क्यों दूसरे के पीछे भागूं, मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया ना, तो वो मेरा एथिकली हेडोनिज्म है। तो यहाँ पे वो इसी बात को कर रहे हैं प्योरिटी के अंदर कि वेदर इट इज मिक्स्ड विद पेन और प्योर, कि जो प्योरिटी के साथ आपने हैप्पीनेस ली है क्या उसके अंदर पेन भी है, ऐसे वो हैप्पीनेस ही है। अब वो पेन आपका भी हो सकता है और सामने वाले का भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपने लिए तो पेन अवॉइड कर ही रहे हैं, साथ साथ कोशिश करनी है कि आपके प्लेजर से दूसरों को ज्यादा दिक्कतें ना आए। अगली बात वो करते हैं, 7वां पॉइंट वो देते हैं एक्सटेंड, हाउ मेनी पीपल इफेक्ट बाय द सेम, यानी कि वो एक्सटेंड का मतलब होता है वैसे तो क्षेत्र, पर यहाँ पे आपको जो समझना वो ये है कि जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जो प्लेजर आपने लिया, जो हैप्पीनेस आपने प्राप्त करी, उस हैप्पीनेस के पीछे हाउ मेनी पीपल इफेक्ट, उससे कितने व्यक्तियों के ऊपर उस हैप्पीनेस का प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है, तो ये बात दोस्तों वो करते हैं, वो हाउ टू मेजर द यूटिलिटी बिटवीन पेन एंड प्लेजर के अंदर समझाते हैं। वो कहते हैं यूटिलिटी इज द मेजरमेंट आइडिया ऑफ एक्सपीरियंस पेन एंड प्लेजर, कैसे उसको एक्सपीरियंस करना है। उन्होंने 7 पॉइंट दिए, क्वेश्चन आपका इन 7 पॉइंट में आता है कि 7 में से 3 लिखे होंगे, 4 लिखे होंगे, 5 लिखे होंगे या 2 एक्स्ट्रा कहीं से लिख दिए होंगे, और ये टॉपिक होगा कि इनमें से क्वेश्चन होगा इनमें से कौन से यूटिलिटी उन्होंने जेरेमी बेंथम ने दी है पेन और प्लेजर को मेजर करने के। तो यहाँ पे आपको 7 पॉइंट याद रखने, वो है इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, प्रोपेक्यूटी, फैक्युंडिटी, प्योरिटी और एक्सटेंड। ये 7 पॉइंट है जो आपको उसमें याद रखने हैं। ठीक है, ओके। बेंथम कहते हैं कि सभी सिद्धांत मुख्यतः हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए होते हैं। द हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ द मोरालिटी इज टू मैक्सिमाइज हैप्पीनेस। ठीक है, सभी सिद्धांत जो हैं वो खुशियों को प्राप्त करने के लिए होते हैं, ये बेंथम का मानना है। साथ ही साथ वो कहते हैं ओवरऑल बैलेंस ऑफ द प्लेजर ओवर पेन। क्या कहते हैं कि सभी सिद्धांत जो है वो खुशियों को प्राप्त करने के लिए हैं, और अंत में बोलते हैं कि जो खुशियां हैं वो हमेशा पेन से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये बात करते हैं बेंथम। उसके बाद जो अंत में वो बात करते हैं वो करते हैं गवर्नमेंट की। किसकी बात करते हैं? गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जब वो पेन और प्लेजर की बात करें तो उनका आइडियोलॉजी किस तरफ जा रहा होगा, है ना। तो वो बात करते हैं गवर्नमेंट की, व्हाई वी नीड गवर्नमेंट। जब सभी व्यक्ति अपनी खुशियां खुद ढूंढ रहे हैं, सभी व्यक्ति अपना पेन खुद अवॉइड कर रहे हैं, सब व्यक्ति एथिकली सोच रहे हैं, साइकोलॉजिकल अवॉइड कर रहे हैं, पेन अवॉइड कर रहे हैं, खुशियों के पीछे भाग रहे हैं, फिर हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इसका वो आंसर देते हैं, गवर्नमेंट शुड टेक एक्स्ट्रा हैप्पीनेस ऑफ पीपल। गवर्नमेंट जो है उनको एक्स्ट्रा हैप्पीनेस ऑफ पीपल एंड शुड ट्राई टू डिवाइड इट इक्वल विद द रेस्ट पब्लिक। वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि सरकार का क्या काम है। सरकार का काम वो ये बताते हैं कि सरकार उन व्यक्तियों से एक्स्ट्रा हैप्पीनेस अपने पास ले ले जिन व्यक्तियों के पास बहुत ज्यादा प्लेजर है, बहुत ज्यादा संपत्ति, किसी के लिए अगर संपत्ति खुशी है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि किसी व्यक्ति के लिए यहाँ पे संपत्ति प्राप्त करना है, एक प्लेजर है, एक खुशी है, एक हैप्पीनेस है, तो वो संपत्ति प्राप्त करते करते उसने क्या किया, बहुत सारी संपत्ति खरीद ली, कब्जा कर लिया, जो भी कर लिया, उसने अपने पास बहुत सारी संपत्ति अपनी रख ली। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का काम वो बोलते हैं, गवर्नमेंट का काम ये है कि जिस व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा हैप्पीनेस है, जैसे इस व्यक्ति की संपत्ति इसकी हैप्पीनेस थी, तो गवर्नमेंट का काम है कि इसकी जो जितनी इसके लिए जरूरत है, जितनी इसकी फैमिली के लिए उस खुशियों की जरूरत है, वो इसके पास छोड़ दो।
और जो ये एक्स्ट्रा लेके आया हुआ है वो एक्स्ट्रा इस व्यक्ति से ले ली जाए सरकार के द्वारा, ये काम सरकार का है। सरकार एक्स्ट्रा हैप्पीनेस ले ले और बाकी के लोगों में दे दे जो पेन में जी रहे हैं। तो गवर्नमेंट का अल्टीमेट गोल क्या बताया कि लोगों को खुश रखना ही गवर्नमेंट का अल्टीमेट गोल है। क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं कि द मैन शुड बी ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय, इस प्रकार की सरकार की चाहत किसकी थी? जेरेमी बेंथम की थी। तो आप बात समझे, व्हाई वी नीड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड टेक एक्स्ट्रा हैप्पीनेस ऑफ द पीपल एंड शुड ट्राई टू डिवाइड इट इक्वल विद रेस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। जो लोगों के पास एक्स्ट्रा खुशियां हैं गवर्नमेंट उन खुशियों को छीन ले उनसे, उनके पास उतनी ही खुशी, छीनने का मतलब ये नहीं यहाँ पे कि खुशियां छीन ले, खुशियां छीनने का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा खुशियां हैं उसको ले ले और जो जितनी जरूरत है उतनी उसके पास छोड़ दे, लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो उससे लेके उन लोगों को दे दे जिनको खुशियों की जरूरत है, जो पेन को अवॉइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, इसको आप समझिएगा। वन मैन वन आइडिया, एक व्यक्ति एक विचार की बात करते हैं जेरेमी बेंथम, ठीक है। एक व्यक्ति एक विचार, ठीक है। अंत में अगर मैं ये बोलूंगी किस प्रकार की सरकार को सपोर्ट करेंगे तो डेमोक्रेसी, ठीक है। किस प्रकार की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे होंगे, फिर तो ये डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करेंगे, है ना। तो दोस्तों ये था आपका जेरेमी बेंथम का टॉपिक। जेरेमी बेंथम के बारे में आपको जो 2-4 चीजें मेन याद रखनी है वो एक तो ये है कि वो पेन और प्लेजर की बात करेंगे, वो एथिकली हेडोनिज्म की बात करेंगे, वो साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म को बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं। उन्होंने लोगों की खुशियां जो है, यूटिलिटी को, पेन और प्लेजर को 7 पार्ट में समझाने की कोशिश की है, वो 7 पार्ट हमने आपको समझाए। उनकी 2 बुक्स जो हमने लिखी, जो 2 विचार थे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि उन्होंने वकालत करी बट कभी भी उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। उन्होंने पुस्तकें लिखी, उन्होंने अपने विचार कई पुस्तकों में लिखे बट कभी भी उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया, है ना। तो ये जेरेमी बेंथम के विचार थे, तो टोटली बेस्ड द पेन और प्लेजर पे। सरकार की जरूरत वो बहुत अधिक नहीं बताते, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट के लिए वो एक ही चीज बताते हैं, गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो लोगों के पास एक्स्ट्रा हैप्पीनेस है उन लोगों से एक्स्ट्रा हैप्पीनेस कलेक्ट की जाए और उन लोगों को दी जाए जिन लोगों के पास हैप्पीनेस नाम की चीज नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी, वो जेरेमी बेंथम धीरे से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के समर्थक हो जाते हैं। तो जेरेमी बेंथम भी एक डेमोक्रेसी सपोर्टर थे, पेन और प्लेजर की बात करते थे। पेन अवॉइड करने के लिए जो भी किया जा रहा है वो सब उन्होंने वैलिड माना है, सही माना है, उसको गलत नहीं माना है। अंत में वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति एक विचार, वन मैन वन आइडिया के आइडिया पे के विचारधारा को उन्होंने यहाँ पे सबके सामने रखा है। तो ये जेरेमी बेंथम के बारे में था। इस पर से आपके क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, पेपर नज़दीक है दोस्तों। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देखें और अपने क्वेश्चन पेपर के, अपने एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चन को मैक्सिमम ठीक करने की कोशिश करें। बहुत जल्दी आपसे मिल रहे हैं अगली क्लास में, जिसके अंदर हम लोग आपको तकरीबन 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे थिंकर्स एंड थॉट्स के, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।